those experiences you can learn directly from industry experts. In this complete podcast हम ऐसे ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं. इस एंटायर पॉडकास्ट में हम यहाँ पे मल्टीपल इंडस्ट्री के जो सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन साइबर सिक्योरिटी बट वी हैव डिफरेंट सब डोमेन्स, like there are subdomains in defensive, offensive, GRC, multiple subdomains. So आज इस entire podcast में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही industry experts से. So cybersecurity is always evolving domain. So now we have our last guest in this podcast. अगर आप फॉरेंसिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पसंद है, तो आपने D3 जो नाम है शायद सुना ही होगा हर किसी प्लेटफॉर्म पे व्हेन इट कम्स टू डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन. तो आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट इस पॉडकास्ट में, दीपक कुमार सर. वेलकम सर ऑन आवर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच. नमस्कार सर. जैसे कि आपको 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, सो अगर आप इसको क्रिस्प करके बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, तो क्या होगा सर? ये लाइन तो पहले बहुत ही मतलब अजीब लगी मेरे को. 16 ईयर, मैं ये कहता हूँ कि आज के परिवेश में हम लर्न कर रहे हैं हर दिन, तो हर दिन नई टेक्नोलॉजी में वी आर अ फ्रेशर. बट येस, 16 ईयर इज़ अ वेरी बिग लॉन्ग स्पैन वी कैन से इन अ साइबर डोमेन. और ज़ीरो से शुरुआत करना और एक लेवल तक जाना, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आना, जिसमें हर टेक्नोलॉजी को समझना कि गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, प्राइवेट में क्या चल रहा है, और साथ ही साथ ऑन गोइंग सिचुएशंस क्या हो रही हैं, उसमें हमें कैसे अडेप्ट करना है. तो एक बहुत ही मतलब एक अच्छा और बुरा सफ़र भी कह सकते हो कहीं ना कहीं पे. तो येस, इट्स अ गुड थिंग आई वुड से. सर मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, अब क्योंकि आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं. सो ऐसी कौन सी स्किल सेट है जो उनको एक्वायर करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू क्रैक अ जॉब इन फॉरेंसिक? काफ़ी वाजिब सवाल है. मतलब इसको मैं अगर दो खंडों में अगर मैं बताना चाहूँ तो यूजुअली स्टूडेंट्स थिंक कि हमारे अगर परसेंटेज और नंबर्स अच्छे होते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, मुझे कोडिंग आती है, मुझे मेरे सर्टिफिकेशंस हैं CHFI, ECSA एंड ऑल लाइक दैट, सो आई एम फाइन. दैट इज़ द टेक्नोलॉजिकल लर्निंग स्किल सेट विच यू कैन से. बट मेरा कहना यह है कि आज के परिवेश में इंटीग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर मेंटरशिप, नॉलेज एंड योर बिहेवियर, योर कम्युनिकेशन स्किल सेट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं आज बात करता हूँ कि किसी व्यक्ति को जॉब सर्च करनी है फॉरेंसिक को लेकर के, और वो देखता है कि मैलवेयर एनालिसिस, मैलवेयर रिसर्चर को लेकर के एक जॉब है जिसमें VAPT, नेटवर्किंग, टेक्नोलॉजी चीज़ें आनी चाहिए, ये उसको आती है, पर उसको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती. उसको एक स्किल ऐसा है कि उसको एनवायरनमेंट में काम करना नहीं आ रहा, कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया तो मुझे कैसे वर्कआउट करना है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है. तो जब सब चीज़ों को मिलाया जाता है तो आप ये मान के चलिए कि नॉट ओनली द टेक्निकल स्किल सेट विच इज़ इंपॉर्टेंट, अपार्ट फ्रॉम योर बिहेवियर, योर इंटीग्रिटी इज़ रियली इंपॉर्टेंट, हाउ यू हैव टू बी वर्कआउट लाइक दैट. तो ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं, और ये डिसिप्लिन के साथ आपके परसिवरेंस जिसे कहते हैं, और मतलब ग्राउंड एक्सपीरियंस साथ ही चीज़ें आती हैं. तो आप मत कहिए कि मैं एक दिन या एक साल में I do 2-3 skill set और certification I can crack and I can get a job like that. बड़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को सस्टेन करने के लिए. ये मेरा मतलब अपना विचार है. सर व्हेन इट कम्स टू AI, हम बात करते हैं कि हर जगह AI एजेंट्स के हम फॉर एग्जांपल अगर हम SOC इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे AI एजेंट्स काम कर रहे हैं. फॉरेंसिक्स में भी AI का कितना इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है? देखो, फॉरेंसिक इज मोर अबाउट द स्टैंडर्ड्स एंड द डेटा. तो हम डेटा के स्टडी करने के बाद जो फैक्ट निकल के आता है उसको स्टैंडर्ड मैकेनिज्म में हमें रिपोर्ट में लिखना पड़ता है, फैक्चुअल डेटा होता है. दैट इज़ द फॉरेंसिक्स पार्ट इनिशियली. तो जैसे ऑटोमेशन की बात की जाए तो AI एजेंटिक जो भी आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कहीं ना कहीं, वो हमें हेल्प करता है ऑटोमेशन के लिए. तो हमें ये मान के चलिए कि एक टूल है बेल्कासॉफ्ट, एक क्विंसी है. तो क्विंसी में अगर हम लोगों ने CDR डेटा डाल दिया, मोबाइल का डेटा डाल दिया, इमेजिंग डाल दिया, और एक हार्ड ड्राइव का डेटा डाल दिया, तीनों को जब स्टडी करते हैं तो एनालिटिक्स जो पीछे काम करती है वो हमें एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है डैशबोर्ड में. दैट इज़ द हेल्प ऑफ थिंग्स लाइक दैट. बट आपने जो एक अच्छा वर्ड यूज़ किया कि फ्यूचरिस्टिक कैसे हो सकता है AI को लेकर के, तो डेफिनेटली आजकल ब्लॉकचेन के पर्सपेक्टिव में आप देखिए, इंटीग्रिटी के मैकेनिज्म में देखिए, हैश एल्गोरिथम को देखिए, ये बहुत ही हेल्प करता है हमें एक लार्ज डेटा सेट को स्टडी करने के लिए. आपने रिसेंटली केस सुना होगा अहमदाबाद में, जहाँ पे लगभग 2-3 साल का जो बिलिंग का डेटा था GST चोरी को लेकर के, वो AI टूल के माध्यम से स्टडी किया. अब TB भर का डेटा है, आप उसे ह्यूमन इंटरवेंशन से स्टडी नहीं कर सकते, पर आपको एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको किस टाइम का डेटा कैसे स्टडी करना है और कहाँ पे लैप्सेस आ रहे हैं. तो दैट इज द आंसर फॉर द सिचुएशंस लाइक दैट. वन ऑफ द वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस आई हैव एवर एनकाउंटर्ड इज लाइक, हमें साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना है, हमें साइबर सेल में काम करना है. सो अगर कोई फ्रेशर इन जगहों पे काम करना चाहता है सर, तो उसके लिए इज देयर एनी सर्टेन एग्जाम विच दे नीड टू क्रैक, और क्या क्राइटेरिया रहता है?
देखिए दो चीज़ें हैं. बीइंग एज अ सिविलियन, cyber investigation is a charter of law enforcement body. Not a civilian have the charter. They can help as a attribution. Attribution investigation दो different term है. हम जो forensic करते हैं, हम जो OSINT करते हैं, हम OSINT के माध्यम से attribute कर रहे होते हैं, connectivity dots को connect कर रहे होते हैं. पर यही चीज़ अगर कोई पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी करती है, वो इन्वेस्टिगेशन कहलाती है. तो पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति या स्टूडेंट्स को अगर साइबर में या साइबर सेल में वर्कआउट करना है, तो एक वर्ड होता है नियत और इंटीग्रिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम कोई बग फाइंड करते हैं, 2 महीने डेटा हमें रिप्लाई नहीं मिलता है, हम उसको ओसिंट या ओपन सोर्स में पोस्ट कर देते हैं. पहली बात. तो राइट एंटिटी में अगर हम डेटा सही जगह सही व्यक्ति को देते हैं, सही डिपार्टमेंट को देते हैं, तो दैट शोज योर इंटीग्रिटी. दैट इज वन. इट इज़ नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी. फ्रैंकली सेइंग, इन्वेस्टिगेशन टॉक्स अबाउट द लीगल पार्ट. आपको एक चार्टर में एक रूल बुक के अकॉर्डिंगली एक नियमबद्ध तरीके से आपको इन्वेस्टिगेशन करना होता है. तो ये तो हो गए हमारी स्किल सेट जो डिफाइन करती है. तो गवर्नमेंट सेक्टर में PSUs होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड के लिए वर्क ऑर्डर पर्सपेक्टिव में आपको हायर करते हैं साइबर वॉलंटियर के माध्यम से, स्टेट साइबर सेल के माध्यम से, कॉलेज के माध्यम से, इंटर्नशिप के माध्यम से. ये होती है पहली सीढ़ी अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ सर मुझे ये चीज़ें आती हैं, मैं IPDR स्टडी कर सकता हूँ, साइबर क्राइम में ये स्टडी कर सकता हूँ, मैं फाइंडिंग कर सकता हूँ, मैं ओसिन करके डेटा दे सकता हूँ. फिर दूसरा होता है गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करके. तो व्हेन यू सी UPSC SSC एग्जाम CGL क्रैक करने के बाद आप जब गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट डेप्यूटेशन पे मिलते हैं. वो सेकंड मैकेनिज्म है कि आप कैसे साइबर पे वर्कआउट कर सकते. बट कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हाँ यह व्यक्ति जीवन पर्यंत साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट में ही रहेगा. ऐसा करके सर बीइंग अ साइबर सिक्योरिटी गाय मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये नंबर है इसको ट्रेस कर दो. एंड आपने अभी IPDR की बात करी, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि IMEI नंबर से ट्रेस होता है या फिर हम कॉल CDR रिकॉर्डिंग हम बोलते हैं उसके थ्रू हम कर सकते हैं. सर एग्जैक्ट मतलब किस तरीके से क्रिमिनल्स को ट्रेस करा जाता है? देखो ये चीज़ें तो ऑन कैमरा हम ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट एक आइडिया मैं देना चाहता हूँ कि डिजिटल फुटप्रिंट्स प्ले अ ट्रेमेंडस रोल टू कैच द हैकर, टू कैच द सस्पेक्ट. तो सिंपल एग्जांपल है कि I'm ट्रैवलिंग समवेयर, तो फास्टैग NHAI के माध्यम से मेरे को मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर क्रॉसिंग दिस टोल प्लाजा. क्लियर. मैंने जेप्टोस कुछ मंगाया, मेरा रिकॉर्ड वहाँ पे भी मेंशन है. मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया, वहाँ भी मेंशन है. मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मेरे दोस्त ने पोस्ट करके मुझे टैग कर दिया, हैशटैग कर दिया. ओशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो IPDR कैन टेल एग्जैक्टली लाइक वॉट एवर वी हैव ब्राउज्ड, ईदर VPN विदाउट VPN. तो अगर मैंने पूरी प्रोटोन मेल स्टडी की, मैंने हैकिंग की, बीच में स्विगी से कुछ ऑर्डर कर लिया, तो जो मेरा ट्रैफिक बन रहा है ब्राउजर में वो बेसिकली स्विगी का भी बना और हैकिंग का भी बना. दैट इज कॉल्ड द IPDR स्टडी विद द नंबर. सो ट्रैकिंग ऑफ द पर्सपेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द IMEI, दैट इज द चार्टर ऑफ DOT एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर. हम नेट पे सर्च मारते, फोन गुम गया, एक रिजल्ट आता है कि आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे हॉटस्पॉट है. हम इंस्टॉल करते हैं, हमें पता नहीं होता कि वो हमारा डेटा लेके चला जाता है. सो इट इज डिपार्टमेंट चार्टर वेयर दे कैन वर्क आउट. CIR पोर्टल है आपका, संचार साथी मैकेनिज्म है. आप जाके वहाँ रिपोर्ट कीजिए और वहाँ रिपोर्ट करने के बाद अपनी IMEI दीजिए और प्रॉपरली फॉर्म को फिलअप कीजिए. जैसे ही नेटवर्क पे वो नंबर आता है, सिम पे कनेक्ट होता है, इट कैन वर्क आउट दैट कि यस ये इसका लोकेशन ये करके है. सो दैट इज द मैकेनिज्म वेयर वी कैन फाइंड द footprints like that. Thank you so much, sir, for all these insightful answers. Now it's time for rapid fire. First question है, can spoofed numbers actually be traced back to the attacker? Yes, but accountable होना थोड़ा टफ होता है, प्रूफ करना कि हाँ ये वही एंटिटी है. Hardest challenge in tracing scam calls today? म्यूल अकाउंट्स काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फेक इम्पर्सनेशन वाली चीज़ें करते हैं. अब किसी गरीब के नाम पे, किसान के नाम पे अकाउंट ले लिया है और उसके नाम से कंपनी चल रही है, तो उसको कनेक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है. तो ये म्यूल अकाउंट, फेक नंबर्स, फेक डिटेल्स, दीज आर दी चैलेंज, टाइम टेकिंग प्रोसेस. One mistake cyber criminals make that helps investigators catch them? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ को शिद्दत से, कहते नहीं है, ढूंढने की कोशिश की जाए, पकड़ी जाती है. आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो नेट पे. फुटप्रिंट्स, लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल डिफाइंस क्लियर शॉट. इफ प्रॉपरली डू इन्वेस्टिगेशन और कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, सम टाइम इट कैन एबल टू फाइंड द परपिट्रेटर. बट येस, अगर क्रिमिनल बहुत ही शातिर है तो हाँ थोड़ा टफ होता है ट्रैक करने के लिए. तो मिस्टेक क्या करता है, ओवर स्मार्ट एक वर्ड है. ओवर स्मार्टनेस डिफाइन करती है कि ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने से पानी फेर सकता है उसके इस मुकाम को लेकर के. Is call tracing mostly technical work or intelligence gathering? No, it's not like that. Technical work things are there, IPDR analysis, CDR analysis are there, tracking are there, but
attribution or metadata analysis that can really play good behavior analysis that can give good information. So OSINT data is too much there. Number से बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं basically. So that is the things like that. Last question sir, deleted call logs recoverable or gone forever? कहाँ से फोन से अगर आप बात करते हैं तो व्यक्ति की एक होती है कि मैंने फोन से डिलीट कर दिया. अरे भाई डेटा फोन पे है तो फोन से रिटर्न नहीं हुआ तो रिट्रीव हो सकता है, पर डेटा टेलको डिपार्टमेंट्स में CDRs IPDRs में रहते हैं तो वहाँ से रिट्रीव हो जाएगा. तो यस इट कैन बी रिकवरेबल. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट सेशन. एंड ये थे D3 सर जिनसे आपने सीखा कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन एक्चुअल में कैसे काम करती है एंड हाउ यू कैन मेक अ करियर इन डिजिटल फॉरेंसिक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल पॉडकास्ट जहाँ पे हमने अमेजिंग सेशंस करे अमेजिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ. If you like this video, like, share, subscribe and comment down below your favorite part. Signing off, Rahul Kumar. See you in the next video. Till then, goodbye.